नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। लास्ट दो एपिसोड्स में वी कवर्ड हाउ फ्रॉम 1813 to 1856 the British brought political and administrative changes. What were the changes they brought? And as we discussed, all the changes were to serve the changing interest of the mother nation, which is Britain. और ये इंटरेस्ट कैसे चेंज हो गया था कि टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन नाउ हैड टू टर्न इंडिया favorable for transport of unfinished unfinished goods, set up import and export offices, change land revenue system, change set up railways, encourage Europeans to buy tea and coffee estates in India. So India को एक investable मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए एक मार्केट तैयार करना था। अब ऐसा आप खुद सोचिए, ऐसा मार्केट तभी तैयार हो सकता है ना कि आपको जैसे गुंडागर्दी कम करनी हो या कानून व्यवस्था में, तो वो यूरोपियंस के हिसाब से उसको सेटअप करने के लिए ये सारे चेंजेस लाना शुरू करे। तो लास्ट दो एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस सिस्टम, सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज में चेंजेस लाए गए। टुडे वी विल डिस्कस we will focus on the changes that were brought to the land revenue system और उन changes के कारण how fundamentally the economy of India shifted. Structural changes हो गए economy of India में, जिसका हमने बहुत सालों तक we had to pay the price of it, है ना। उस कारण से बहुत बहुत लॉन्ग टर्म चेंजेस आ गए इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी में, जो जिसका प्राइस हम आगे चल के पे करेंगे और कैसे किया वो भी हम थोड़ा इस एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज शुरू करेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था कि सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इसके लिए बहुत सारे साम्राज्यवादी जो लेखक है, साम्राज्यवादी लेखक मतलब कि वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये देखो, ये रैयत तो ऐसी कोई फिलोसफिकल विचार थे जिसके कारण से ये सिस्टम लाया गया। सो सबसे पहले वो लोग कहते हैं कि ये सिस्टम पेट्रियार्कल जो इंडियन सोसाइटी है उससे बहुत मिला जुला था। और पहले तो दे ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ शेरशाह सूरी एंड अकबर हु सेटअप रैयतवाड़ी सिस्टम इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ इंडिया। और वो उसका एग्जाम्पल देते के कहते हैं कि हम तो बस इसी को कंटिन्यू कर रहे थे। दूसरा क्या था कि वो डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत को रेफर करते हैं। तो लगान सिद्धांत, डेविड रिकार्डोज वर्क, बेसिकली डेविड रिकार्डो सेड दैट जमींदार इज अ पैरासाइटिक एंटिटी। वो खुद से मेहनत ना करके जो जमीन का प्रोडक्टिविटी होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसका हिस्सा ले लेता है, तो वो एक पैरासाइटिक एंटिटी है। तो जमींदारों को बीच में से हटाकर किसान का जितना प्रोडक्शन है उसमें से उसका किसान का जो श्रम है और इक्विपमेंट कॉस्ट हटा के जो कुछ बचता है उस पे अधिकार ज्यादा से ज्यादा सरकार लगा सकती है, और उसी पे ही फिर इन्होंने रेवेन्यू लगाना शुरू करा। तो ये कहते हैं कि अरे भाई थोड़ा ये फिलॉसफी से कनेक्टेड था, बट देखिए फिलॉसफी या विचारधारा से कनेक्टेड तो होगा रैयतवाड़ी सिस्टम, ऐसा कोई मना नहीं कर रहा है, पर उसका बड़ा रीजन वाज मोर फिजिकल एंड इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक रीजन क्या था? इकोनॉमिक रीजन एक ये था कि परमानेंट सेटलमेंट से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर नॉट हैप्पी। हमको ये पहले भी पता है ना, कि जब परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था तो परमानेंट सेटलमेंट को लेकर प्रॉब्लम ये हो गया था कि जमींदारों को अब जो सरकार को देना है वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है डिस्पाइट द इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एरिया ऑफ द लैंड, है ना। तो वो गड़बड़ था, तो वो उन्होंने स्प्रेड करवाने से मना कर दिया। और दूसरा क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना था। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी उसको सपोर्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए था। अच्छा, रैयतवाड़ी जब आप देखेंगे एज एज वेयर वाज इट एक्सपेरिमेंटेड, तो इसका एक्सपेरिमेंटेशन जो था वो 1792 में कर्नल रीड ने 12 महल के एरिया में शुरू कर दिया था। ठीक है, एंड कर्नल रीड लॉस्ट इंटरेस्ट इन रैयतवाड़ी का सिस्टम, बट दो जो जो वहां पे कलेक्टर थे उस टाइम, मुनरो,
उनको इस टाइम इसमें इंटरेस्ट आ गया था, तो बाय 1809 उन्होंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट करा एज अ कलेक्टर। और फिर जब वो बाद में 1818 में मद्रास के गवर्नर बन के आए, तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। और ये डेवलप ऐसे हुआ कि शुरू में एक रीजन तो जो मैंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का बताया कि परमानेंट सेटलमेंट दे डिड नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट इन इन एरियाज ऑफ मद्रास। दूसरा, मद्रास नीडेड फंड्स फॉर वॉर, तो ये उस टाइम ही इसका एक्सपेरिमेंट शुरू होने लग गया था, जैसे मैंने कहा 1792 में। और तीसरा ये था कि जमींदार नाम का ऐसा कोई क्लियर कट वर्ग नहीं था साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो वहां पर जमींदार एज अ स्पेसिफिक क्लास वैसे ही एब्सेंट था, तो उससे भी रैयतवाड़ी को लगाने में एनकरेजमेंट मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर तो पहले फेज इसको ना 3 फेज में लगाया गया था। पहले फेज में ये हुआ कि सीधे सीधे रैयतों का निर्माण करा गया। और रैयत मतलब क्या है कि बहुत सारे फार्मर्स मिल के एक जमीन की वसूली अब सीधे रैयत से ही होगी, है ना। वो फार्मर्स का एक ग्रुप है जिससे वो लैंड रेवेन्यू की वसूली करी जाएगी, ऐसा डिसाइड हुआ। तो अब दूसरे फेज में क्या हुआ कि बेस्ड ऑन रिकार्डोस प्रिंसिपल, इन लोगों ने क्या करा, जमीन को प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो मान लीजिए प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कोई जमीन 100,000 प्रोड्यूस करती है, कोई 800, कोई 600, है ना। और फिर किसानों से कहा गया कि आप चूज कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्टिविटी वाली जमीन लेनी है, और जो आपका रेवेन्यू होगा वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ही होगा। तो अब क्या होगा कि किसान को ये डर लगा कि भाई ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड ले ली तो रेवेन्यू तो ज्यादा देना पड़ेगा, बट मान लो अगर क्रॉप फेल हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई, तो उतना ही ज्यादा कर्जा भी उन पे आ जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, मद्रास प्रेसिडेंसी के बहुत सारे जो किसान है, फार्मर्स, वो लो और मीडियम प्रोडक्टिविटी लैंड चूज कर लेते हैं। तो बड़ी बड़ी जो लैंड्स हैं वो कोई चूज ही नहीं करता है। और इस कारण से एक साल ऐसा आता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें बुआई हो रही थी, उससे कहीं बड़ा हिस्सा खाली छूट जाता है। और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए फिर मोनरो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई कोई चॉइस वॉइस नहीं है, फार्मर्स की कोई चॉइस नहीं है, जिसको जो लैंड मिलेगी वो उसको यूज करके उनको वहां पर अभी रेवेन्यू देना ही होगा। तो ये किसानों पर थोप दिया गया। दूसरा, इन्होंने लैंड को सेलेबल बना दिया, है ना। तो सेलेबल लैंड बनाने से क्या प्रॉब्लम हुआ, सेलेबल लैंड बनाने से एक प्रॉब्लम यह हुआ कि अब लैंड का डिवीजन बहुत ज्यादा, लैंड पार्टीशन के जो ये विवाद होते हैं या मुद्दे होते हैं, लैंड पार्टीशन एज अ कॉन्सेप्ट विलेजेस में बहुत बढ़ गया। ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी पुअर फार्मर्स थे, जैसे मान लीजिए कोई पुअर फार्मर है, अपना डेट नहीं दे पाया, तो वो अपनी लैंड किसी और को बेच के चले आता था। और ऐसे करके क्या हुआ, रिच फार्मर्स का एक पूरा भूमिधार वर्ग, एक जमीन एक एक वहां पैदा हो गया और जमींदारों को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, है ना। तो ये जो एक सबसे बड़ा हमको देखना है कि अल्टीमेटली जमींदारों को हटाने की बात हुई थी, तो वो तो कुछ और नया वर्ग खड़ा हो गया जो खुद भी अभी वैसे ही रिच था। दूसरा, सरकार ही सबसे क्रूर जमींदार बन गई, है ना। और in states like in the southern part of India, especially when it came to specific class, उनको कम रेवेन्यू भी देना पड़ता था। जैसे मिराजदार इन महाराष्ट्र एंड तमिल ब्राह्मण हैड स्पेशल प्रिविलेजेस, जिसके कारण से उनको कम भूमि का रेवेन्यू देना पड़ता था। तो इससे क्या हो गया, इससे फर्दर सोशल डिवाइड भी इंक्रीज हुआ और फार्मर एक्सप्लॉइटेशन भी इंक्रीज हो गया। अच्छा, ये जो जितने लैंड बेच बेच के छोटे फार्मर जा रहे थे, दैट गेव राइज टू रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी बिकेम एक्चुअली अ बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। तो ये हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है। और इसलिए रैयतवाड़ी जो एरियाज हैं उसमें जब बाद में 1857 का रिवॉल्ट होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि रैयतवाड़ी एरिया से बहुत ज्यादा फार्मर पार्टिसिपेटेड इन दैट रिवॉल्ट। अब
दूसरा जो सिस्टम था लैंड रेवेन्यू, तो एक तो हो गया रैयतवाड़ी विच वाज लाइक मोर प्रेवलेंट इन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरा सिस्टम लाया गया विच वाज कॉल्ड एज महालवाड़ी सिस्टम। और महालवाड़ी सिस्टम वाज ब्रॉट टू फर्स्ट मुगल रूल्ड जो स्टेट्स थे, तो नॉर्थ इंडिया, और बाद में इसको नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी फैलाया गया। और 1822 में हॉल्ट एंड मैकिन्जी ने इस पद्धति को लाया, और बाद में टॉमसन एंड मार्टिन बर्ड ने इसको एक्सपैंड किया, बढ़ाया। विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड डलहौजी लेटर इम्प्लीमेंटेड महालवाड़ी सिस्टम इन अवध। अब महालवाड़ी सिस्टम क्या है? सेम है कि जो जोतेदार के जो एक बड़ा ग्रुप है, जैसे बहुत सारे किसान हैं, उनका एक बड़ा ग्रुप है जो जोतते हैं खेतों को, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उस एक महाल है, मतलब वो बहुत सारी जमीनों का एक पूरा टुगेदर, उनको एक महाल कहा गया है। और जमीन सामूहिक होगी इस केस में, ठीक है। और अगर किसान मान लीजिए चुका नहीं पाया, तो महाल उनकी जगह जो ग्रुप है वो चुकता कर देगा, और जमीन को बांट लिया जाएगा, है ना। और फिर दोनों ही सिस्टम, बोथ महालवाड़ी एंड रैयतवाड़ी सिस्टम को स्थायी बंदोबस्त की तरह स्थायी नहीं रखा गया था। इट वॉज नॉट परमानेंट, इट वॉज ओपन टू रिव्यू एवरी 30-40 ईयर्स, ये बात ध्यान रखनी है ना। प्लस महालवाड़ी सिस्टम में लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा था कहीं कहीं जगह पे कंपेयर टू रैयतवाड़ी में। क्या था? पहले 65% था, ठीक है, और फिर बाद में उसको कम कर दिया गया, ठीक है। बट महालवाड़ी में बहुत जगह पर 95% तक लैंड रेवेन्यू अदा करना पड़ता था। और कैसे रेवेन्यू कलेक्शन होता था? जो गांव का मुखिया है, मुकद्दम है, उससे लैंड रेवेन्यू का की वसूली होती थी, ठीक है। और कहीं कहीं पे जमींदार भी थे जिनसे होती थी, बट जमींदारों को उतना हक नहीं दिया गया था मालवाड़ी सिस्टम में, जैसा परमानेंट सेटलमेंट में जितनी पावर जमींदार के पास आ गई थी। तो वो एक बात समझने वाली है कि कहीं कहीं से जमींदारों से भी होता था, बट जमींदार वर नॉट एज पावरफुल। इस सिस्टम के कारण बहुत सारे तालुकदारों को नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से उखाड़ फेंका गया, उनके किले तोड़ दिए गए। और इसलिए भी तालुकदार जो उखाड़ कर फेंके गए थे, जो एक जमींदार काइंड का वर्ग होता था, उनका रिवॉल्ट में एक योगदान सा रहा 1857 के। इसको भी हमको समझना है। अच्छा, एक जो चीज हुई दोनों ही सिस्टम के कारण, है ना, इन दोनों ही सिस्टम के कारण क्या हुआ कि तुम्हारा, बिकॉज द लैंड रेवेन्यू वाज सो हाई, the decision making on the part of the farmer became very much connected or driven by the land revenue, है ना। तो the changes resulted into comprehensive structural changes in economy only। इनके कारण इकोनॉमी में ही चेंज आ गया। क्यों आ गया चेंज? कि देखिए, कहीं पे भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आपकी फार्मिंग को बहुत स्ट्रांग पहले होना पड़ता है, और ब्रिटेन के तो फार्म्स इनफ नहीं थे वहां की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने इंडियन फार्मिंग इकोनॉमी को उस तरीके से सपोर्टिव बनाने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, commercial crops were introduced at a scale that was unknown to this subcontinent। पहले भी कमर्शियल क्रॉप्स हम फार्म करते थे, पर वो इस लेवल पे नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो तो अब हम तो दूसरी कंट्री को दे रहे थे, है ना। सो फॉर फार्मर्स हैड टू पे लार्ज रेवेन्यू, जैसा मैंने बताया। तो उस कारण से जो ट्रेडिशनल और नॉन कमर्शियल क्रॉप्स है, वो बहुत कम होने लग गई। दूसरा क्या हुआ कि फार्मर्स के बहुत ज्यादा, मतलब एनार्की बढ़ी ग्राउंड लेवल पे, बहुत ज्यादा उनको यातनाएं हुई, बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट फार्मर्स ने यातनाएं झेली। और ये सब जो रैयतवाड़ी जैसे एक सिस्टम था, उस सब का बाद में जब 1854 के मद्रास यातना आयोग में ये खुलासा हुआ कि अरे भाई, ये सिस्टम तो बहुत ही खराब है और इसमें बदलाव आने चाहिए, तब जाके थोड़ा सा लैंड रेवेन्यू को डिक्रीज करा गया, ठीक है। तो ये बात हमको समझनी है। दूसरा क्या हुआ? कमर्शियल क्रॉप्स जो होती हैं उनका राइज हुआ, जैसे मैंने बताया। और क्या थी कमर्शियल क्रॉप? जैसे एक थी अफीम, ओपियम, जो यहां से लेके चाइना को, और वहां पर भी आप ओपियम वॉर्स करा रहे थे। तो देखिए, इसका बहुत
बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज्यादा बढ़ गया, और कहते हैं कि हमारे यहाँ छोटे फाइबर वाला, वी हैड अ स्मॉल फाइबर कॉटन विच वाज रिप्लेस्ड बाय लॉन्ग फाइबर टू फुलफिल द डिमांड्स इन यूरोप एंड अमेरिका। तो पूरा एक बोलते हैं ना कि इकोलॉजिकल चेंज ही कर दिया आपने उस क्रॉप को लेकर, और इसका भुगतान कहते हैं आज तक कॉटन प्रोड्यूसर्स इन इंडिया भुगत रहे हैं। तीसरा क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल 1869 में सुएज कैनाल ओपन हो जाती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा बिछाई जाती है। फिर डलहौजी के समय ही पोस्ट ऑफिस भी लाया जाता है। तो ये सब ने दो काम किया, एक तो ये बनाया भी इसलिए जा रहा था सो दैट वी कैन ट्रांसपोर्ट द गुड्स एंड पीपल अराउंड इजीली, एंड द सेकंड वाज दिस आल्सो एनकरेज्ड the transportation of commercial crops across the country to the ports and taking them outside India। अच्छा, कैश क्रॉप को प्रायोरिटाइज इसलिए करते थे फार्मर्स क्योंकि रेवेन्यू चुकता करने का ज्यादा चांस होता था, और बिकॉज दे वुड प्रायोरिटाइज कैश क्रॉप इट रिड्यूस द ओवरऑल ग्रेन प्रोडक्शन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द प्रोड्यूस ग्रेन्स वाज increasingly and frequently diverted to Britain to support growth of towns during industrial revolution। तो आप देख रहे हैं ना, सब तरफ से बेचारा किसान मार झेल रहा है, सब तरफ से, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा देना पड़ रहा है तो उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई। किसान की परचेसिंग पावर कम हो गई तो बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाए इंडिया में, ऐसा उसका चांस भी खत्म सा होने लग गया। क्योंकि हमारा किसान की परचेसिंग पावर बढ़ी नहीं रही है, भले ही वो प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग परचेसिंग पावर बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीमली हाई लैंड रेवेन्यू। दूसरा, हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज क्या आ गया कि अब हम एक्सपोर्टर ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स बन गए और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन गए, पूरा उल्टा ही हो गया। तीसरा, इतनी ज्यादा रूरल पॉवर्टी बढ़ गई क्योंकि बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीन बेच दी, और प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी ही रही क्योंकि एक पावरफुल क्लास को दूसरी पावरफुल क्लास ने, भले ही नाम कुछ भी हो, उसने रिप्लेस कर दिया। चौथा, हमारा ग्रेन लगातार कहीं ना कहीं ब्रिटेन में डाइवर्ट किया जाता टू सपोर्ट द ग्रोथ देयर, और इस कारण से फ्रीक्वेंटली इस तरीके की पॉलिसी ने फ्रीक्वेंटली इट कंट्रीब्यूटेड टू फैमाइन्स। 1770 में हमने देखा था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम जो डायर की थी, उसके कारण एक गड़बड़ जो हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके अंदर फैमाइन आ जाता है। फिर 1883 में आता है, 1866 में, 1873 में, 1892 में, 1897 में, 1943 में। और ये तो बड़े बड़े वाले हैं, ये मतलब बहुत बड़े बड़े फैमाइन्स है ना। जैसे 1943 में कहते हैं करीब 4 मिलियन लोग, मतलब 40 लाख लोग भूख भूख से मर गए, है ना। तो ऐसे आप सोचेंगे तो ओवर ऑल दीज डिफरेंट फैमाइन, स्मॉल एंड बिग, अबाउट 30 to 40 मिलियन पीपल डाइड ऑफ हंगर, है ना। और न्यूमरस जनरेशन पे आप देखिए इसका प्रभाव पड़ा बिकॉज दे रिटेन द मेमोरीज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। तो आप देखिए ये कितना ज्यादा शोषण और एक्सप्लॉइटेशन हुआ ड्यू टू इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनलाइजेशन। देखिए कमर्शियल फेज में भी हो रहा था एक्सप्लोरेशन, बट अब एक्सप्लॉइटेशन कहीं ज्यादा एक्सेलरेट हो गया था। जैसा मैंने बताया कि क्रॉप कल्चर हम पे इम्पोज किया गया था, और इम्पोजिशन से कारण क्या हुआ कि कमर्शियल फार्मिंग जैसे जैसे इंक्रीज होते गई, वैसे वैसे गांवों में जिसे कहते हैं कि यू कुड पे फॉर लेबर, लाइक राइट, सो बहुत ज्यादा लेबर का इंक्रीज हुआ। मजदूरी जिसे कहते हैं, बहुत सारे किसान अपने घरों को छोड़ के या अपने फार्मिंग से अपने आप का गुजारा नहीं कर पाते थे, तो उनके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स होते थे वो मजदूरी की तरफ एनकरेज उनको होता था, उनको मजदूरी की तरफ ढकेला जाता था। और इस कारण से रूरल पॉवर्टी और रूरल लेबर का जो एक कॉन्सेप्ट है, रूरल पॉवर्टी बहुत बढ़ गई, रूरल लेबर बहुत बढ़ गया। I just want everyone to understand कि देखिए इसमें सिर्फ ये फेज के बाद और इस फेज में सिर्फ ये नहीं हो रहा कि हम लोगों का अब धन निकाला जा रहा है, बट हमारे इकोनॉमी में, हमारे
लॉ एंड जस्टिस सिस्टम में, हमारे पुलिस सिस्टम में, हमारी सिविल सर्विसेज में, हमारे फार्मिंग सिस्टम में फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस ला दिए गए हैं विच विल कीप अफेक्टिंग इंडिया फॉर इयर्स टू कम। ठीक है, और ये बात आपको बहुत 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 अच्छे से बार बार ध्यान करनी चाहिए कि जो कुछ भी ये चेंजेस हैं, इट इज टू फुलफिल द goals of industrial phase of colonization, which is to turn India into a market of into a market of finished goods and exporter of unfinished goods। आप सारे इन changes को उस पर्सपेक्टिव में देखिए, ऐसा मुझे लगता है, तो और समझने में बहुत आसानी होगी। um, अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑल ऑफ दीज पॉलिसीज हाउ डिड दे अफेक्ट द आर्टिसंस, हाउ डिड दे अफेक्ट, like how were railways laid down, what was the impact. We will also see the social, cultural and education policy of British East India Company in the industrial phase of colonization. Thank you for listening. I hope I am able to build a great context into this story of modern India, कि हमारे साथ किस किस तरीके से कॉलोनाइजेशन के फेजेस आए और किस तरीके से इंडिया का शोषण हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, हमारे को अलग सोच, अलग स्ट्रक्चर्स दिए गए ताकि हम एक सर्टन तरीके से बिहेव कर पाए, ताकि हम एक सर्टन तरीके से structured हो to benefit the mother colony, mother nation, which is Britain in this case. Thank you for listening. Until the next episode, see you soon. Bye.